नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को एक गति देने के लिए, मजबूती देने के लिए और इतनी बड़ी आबादी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार के स्तर पर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों मिलकर के बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इसके लिए निवेश एक समस्या है, तो पूंजी का निवेश किस तरह से हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हों और यूपी खासतौर से बनारस और आसपास के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वाराणसी परिक्षेत्र के ज्वाइंट कमिश्नर उद्योग उमेश कुमार सिंह। तो सिंह साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम ये जानना चाहें कि वाराणसी के आसपास के ज़िलों में, पूरे मंडल में औद्योगिक इकाइयों को, नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए, जो पुरानी हैं उनको और मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, क्या सुविधाएं दे रही है? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार और वर्तमान केंद्र सरकार दोनों इस बात के लिए एक विज़न स्पष्ट है कि रोज़गार अगर दिया जा सकता है तो वो उद्योग का ही क्षेत्र है जिसमें नए रोज़गार सृजन किए जा सकते हैं, निवेश आकर्षित किया जा सकता है और साथ ही साथ सरकार को उससे विभिन्न प्रकार के कर भी प्राप्त होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सर्विस सेक्टर में भी इस तरह के हैं। तो अब सवाल ये है कि प्रदेश सरकार विशेष करके अगर हम बात करें तो ज़मीन खरीदने से लेकर के और जो माल तैयार होता है, जो उत्पाद तैयार होता है, उसकी बिक्री तक के बीच में विभिन्न प्रकार की योजनाओं से प्रदेश सरकार ने आच्छादित कर रखा है हमारे एमएसएमईज को, उद्योग बंधुओं को, जिसके माध्यम से हम उनको सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई उद्योग लगाने के लिए, या अब तो होटल भी अगर किसी को लगाना है पर्यटन क्षेत्र में, तो उसके लिए भी हम लोग ज़मीन पर स्टैम्प ड्यूटी फ्री करते हैं। जो ज़मीन खरीदते हैं कोई स्टैम्प नहीं लगता है, जीरो शुल्क है उसका। तो ये एक व्यवस्था है कि बाहर से भी इससे निवेश आकर्षित हो रहा है। और हमारा जो क्षेत्र है, विशेष करके वाराणसी की अगर बात करें तो इसका भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि बगल में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जुड़े होने के वजह से यहाँ कच्चा माल की भी उपलब्धता है, यहाँ रोजगार के लिए मजदूरों की भी व्यवस्था है, यहाँ जो उत्पाद तैयार होते हैं उसके लिए पर्याप्त बाजार की भी व्यवस्था है। तो बनारस ऐसे भी एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है, तो शुरू से रहा है। अगर आप प्राचीन काल से भी देखेंगे तो बाजार बनारस का, यहाँ दवा का बाजार, यहाँ सोने का बाजार, यहाँ कपड़े का बाजार, तो ये ऐतिहासिक जगह है और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है। और फिर जो विकास यहाँ हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे रेल का हो या बिजली का हो, उसके वजह से भी लोग यहाँ आकर्षित हो रहे हैं। और विशेषकर जो हमारी पॉलिसी है एमएसएमई की, यूपी गवर्नमेंट की, वो एक यहाँ निवेश का आकर्षण का बहुत बड़ा कारण है। उसमें हम कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं, निवेश करने पर इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं। जीएसटी में भी जो 2017 की पॉलिसी अभी भी चल रही है, उसमें जीएसटी में भी 90% तक छूट देना। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के आकर्षण और सुविधाएं, इंसेंटिव हम उद्योगों को दे रहे हैं। जैसे आपने भी कहा कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? जो मान लीजिए छोटे मझोले या मध्यम आकार के जो औद्योगिक इकाइयाँ लगेंगी, तो उनमें सबके लिए तो एक बराबर नहीं होगा, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा क्या है ये कैपिटल सब्सिडी का? मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा कि जो रोज़गार के लिए शुरू में अवसर की बात है, उसमें कई तरह की स्कीम हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे छोटे से शुरुआत करने के लिए सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान नाम से एक योजना लाई है, जो इंटरेस्ट फ्री है। 5 लाख तक का उसमें लोन की बात है और छोटे मोटे काम कर सकता है युवा बेरोजगार जो है। और उसमें 4 साल अगर बढ़िया से योजना में काम कर लिया, वापस किया पैसा, तो फिर 10% और कैपिटल में माफ़ हो जाता है। अच्छा। लेकिन और जब बढ़ते हैं थोड़ा व्यवसाय बढ़ाने के लिए, तो हमारे पास मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और एक विशेष योजना है एक जनपद एक उत्पाद, जिसको ODOP कहते हैं।
इसमें 25 से 35% तक कैपिटल सब्सिडी है। अच्छा। और लोन की सीमा 25 लाख से लेकर के और फिर करोड़ों तक का है। अच्छा। इसके बाद अगर और ऊपर जाते हैं, जो बड़ी इकाइयां लग रही हैं, तो उसमें एमएसएमई पॉलिसी में हम 20% कैपिटल सब्सिडी देते हैं। जो उसका प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगा उसका 20%, अगर महिला उद्यमी है तो 22% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। नहीं, आपने ये कहा एमएसएमई सेक्टर को, तो एमएसएमई सेक्टर को ऐसे भी माना जाता है कि किसी भी देश के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है। तो एमएसएमई में एक प्रॉब्लम और भी जो देखी जा रही है, सुनी जा रही है कि बहुत कुशल श्रमिक या कारीगर, आर्टिजन ये नहीं मिल पाते हैं। तो क्या आप लोग इस अभियान के तहत, योजना के तहत प्रशिक्षण भी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं युवा उद्यमियों को? बिल्कुल, जो भी हमारी स्कीम है वो सब में प्रशिक्षण की व्यवस्था है कि अगर जैसे सीएम युवा में ही कोई छोटा मोटा भी काम करना है तो उसके लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भी हम जितने ITIs हैं हमारे, उसमें प्रयास ये हो रहा है कि जो वर्तमान में उद्योगों में डिमांड है मजदूरों की, टेक्नीशियन की, उसके अनुरूप वहाँ सिलेबस रखा जाए, उनके अनुरूप वहाँ लड़के तैयार हों जो एब्जॉर्ब हो सके आसानी से इंडस्ट्रीज में। तो प्रयास यही है कि स्किल्ड लोग मिलें। ये सही है आपका कहना कि अभी भी जिस तरह से स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है उतने नहीं मिल पाते हैं। और जो स्किल्ड होते हैं, पहले क्या होता था वो बाहर चले जाते थे, लेकिन जब हमारे यहाँ अब जैसे अमूल लग गया, अभी अरविंद मिल्स का होने जा रहा है, स्थापना होने जा रही है, इस तरह की बड़ी बड़ी जो यूनिट आ रही हैं, तो वो यहाँ जो स्किल्ड लोग हैं वो यहीं रह जाएंगे। फिर गुजरात और जो बॉम्बे जाते थे, महाराष्ट्र जाते थे, उनको आवश्यकता नहीं होगी। तो पैरेलल ये कार्य गवर्नमेंट कर रही है, वो स्किल डेवलपमेंट मिशन चला करके कि हम उतने स्किल्ड लोगों को भी तैयार करें जो हमारे मांग के अनुरूप, हमारे काम के अनुरूप, उनकी आवश्यकता के अनुरूप वो मिल सके। अभी आपने एक बात कही थी कि हम इंटरेस्ट में भी छूट देते हैं, जो लोन होता है उसकी भी भरपाई गवर्नमेंट सरकार करती है उद्यमियों के लिए। तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वो लोग फ़ायदा इसका उठा सकते हैं? इसमें देखें, जैसे हमारी जो एमएसएमई पॉलिसी 17 थी, उसके अधीन जो यूनिट लगी हैं वो अगले 5 साल तक हमको दावा कर रहे हैं। तो उसमें हम उनका पूरा इंटरेस्ट जो आता है 11% के करीब, 10% के करीब जो बैंकों का होता है, उसका लगभग आधा 5% के करीब हम लोग पूरा उनको रीइम्बर्स कर देते हैं, उस इकाई को वापस कर देते हैं। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि छोटे काम करने हो, अगर वो चाहे जैसे पार्लर हो, साइबर कैफ़े हो, या कोई फूड ऑन व्हील हो, जैसे खाने पीने की सर्विस सेक्टर का, तो उसमें 5 लाख का तक जो मैं व्यवस्था बता रहा था, मुख्यमंत्री युवा अभियान जो चल रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ये अपेक्षा है कि प्रति वर्ष 1 लाख लोगों को इस तरह से हमको समाहित करना है। इसमें उसको पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री है, वो उसमें जो लोन लेंगे उतना ही अदा करना है, कोई ब्याज नहीं देना है। और यहाँ तक अगला स्टेप ये है कि अगर 4 वर्ष में सफलतापूर्वक कार्य करते हुए आपने लोन वापस कर दिया बैंक को, तो जो 5 लाख लोन है उसका 50% यानी 50,000 यानी 10% और हम भुगतान कर देगा विभाग, तो उनको 4.5 लाख ही जमा करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि अभी 1-2 यूनिट कंपनियों का नाम लिया, तो इन फ्यूचर अभी और भी कंपनियां पाइपलाइन में है जो बनारस और आसपास अपना निवेश बढ़ाना चाहती हैं या नया निवेश करके लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहती हैं? बिल्कुल, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि वाराणसी में चूँकि इसी से 2 जनपद चंदौली और भदोही का प्रादुर्भाव हो गया, तो जो ग्रामीण इलाका है या जो ज़मीन की बात है वो यहाँ कमी है। फिर भी यहाँ जो करखियाँ, बनारस में तो एकदम नहीं रहे, तो फिर भी जो नए एक इंडस्ट्रियल इस्टेट का हम लोग प्रपोजल तैयार कर रहे हैं शहंशाहपुर में, और इसके अलावा हमारा जो चांदपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट है उसमें भी फ्लैटेड फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। तो इससे हमको नए जो है प्रस्ताव मिल रहे हैं। हमारा एक पूरा हब राजा तालाब के आगे डेवलप हो रहा है, और ऐसे कई प्रस्ताव चंदौली जनपद के लिए जो हमारे परिक्षेत्र में ही है। जौनपुर में जैसे हॉकिंस आप नाम सुने होंगे, वो अपनी एक नई यूनिट डाल रहा है करखियाओं में, जौनपुर की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा करखियाओं में जो आप रिलायंस जिसने कैंपा को ले लिया है, खरीद लिया, उसकी बहुत बड़ी यूनिट का विस्तार होने जा रहा है। उसमें करीब 250-300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। साथ ही साथ हम चंदौली में प्राइवेट पार्टनर के साथ एक नया इंडस्ट्रियल इस्टेट
को विकसित, इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने का कार्य कर रहे हैं, औद्योगिक पार्क। हाँ, ताकि पार्क एक आ जाए। तो फिर बाहर से चंदौली में क्या है कि वो ऐसा जंक्शन है कि जो बाहर के हमारे हरियाणा और पंजाब के भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ यूनिट लगा के उससे सामान हम बिहार और बंगाल और पूरे उड़ीसा देश में भेज सकते हैं। वहाँ से उनका सामान आने में महंगा पड़ता है। तो ये हमारा प्लेस का महत्व है, हम उनको इस तरह से मुहैया करा रहे हैं। हमने अपने सारे ऑफिस में एक उद्यमी मित्र की तैनाती हुई है, जो यही काम करता है। सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, निवेशक हैं, उनसे बात करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनके जो भी कंसेंट हैं, लाइसेंसेज हैं, वो सबका बात करके वो समाधान किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे लोगों को, जो युवा अभी भी दुविधा में हैं उद्यम शुरू करने के लिए, एक तो उनकी क्राइसिस होती है पूंजी की, दूसरा रिस्क न लें, टू बी या नॉट टू बी वाली प्रॉब्लम होती है। तो इस ऐसे लोगों के लिए क्या कोई आप जागरूकता या प्रेरणा के लिए कोई अभियान आप लोग चला रहे हैं? बराबर ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं हमारे, वो सेमिनार ऐसे आयोजित होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी होते रहते हैं, और उसमें काफ़ी पार्टिसिपेशन भी होता है। इसके अलावा मेरा ये कहना है कि दुनिया में कोई काम करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा जी, और जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये व्यवसाय ऐसी चीज़ है, रोजगार ऐसी चीज़ है कि आप पहले से रिजल्ट न जान करके, विभाग आपके साथ है। पूंजी की बात है तो जैसे मुख्यमंत्री युवा अभियान जो चल रहा है, इसमें अभी प्रदेश में हमारा जौनपुर जनपद प्रथम स्थान पे है, वाराणसी द्वितीय स्थान पे है, गाजीपुर 19वें पर है। इससे प्रतीत हो रहा है कि इसमें बैंकों से सहयोग मिल रहा है और लोग काम करने जा रहे हैं, छोटे छोटे काम जो कहीं गली चौराहे गांव में भी किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की ही प्रेरणा से एक विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, जिसमें जो परंपरागत कार्य करने वाले गांव में लोग हैं, लुहारी का काम, कुम्हारी का काम, सुनारी का काम, बढ़ई का काम, हलवाई का काम, उनको भी हम लोग प्रतिवर्ष ट्रेनिंग दे रहे हैं हर जनपद में, और फ्री में टूल किट दे रहे हैं। अच्छा। उदाहरण स्वरूप कि जिसके पास कोई चाय बेच रहा है, उसके पास पूंजी नहीं है, तो उसको हम पूरा बर्तन, पूरा सामान उपलब्ध कराते हैं ताकि वो हलवाई का पूरा काम करे, वो और नाश्ते बनाने लगे। तो इस तरह से भी हम उनकी अभिवृद्धि कर रहे हैं कि वो इस व्यवसाय में आगे बढ़ सकें। अच्छा, एक चीज़ चलते चलते, जैसे ये एरिया, ऐसे भी भारत तो कृषि प्रधान देश कहते हैं, और ख़ासतौर से बनारस हुआ, आपको जैसे शहंशाहपुर, राजा तालाब की आपने बात की, या इधर चंदौली और भदोही में ये सब्जी का भी बेल्ट है। यानी कृषि के जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उसके लिए कुछ प्रपोजल मिले हैं यहाँ? अभी नहीं आ रहे? नहीं, निरंतर आ रहे हैं। कारण यही है जो आपने सही कहा कि रॉ मटेरियल भी है, और खाने पीने की चीज़ के उद्योग जो है, कभी भी आप देखें कोरोना काल में भी सब उद्योग बंद हुए, लेकिन खाने पीने के उद्योग चलते रहे, तो उसके बाजार कभी डाउन नहीं होता है। हमारा जो करखियाओं एग्रो पार्क है, वो पूरी तरह इसी के लिए है कि वो खाने पीने की चीज़ वहाँ तैयार होती हैं। और इसके अलावा भी पूरे रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में हर जगह आप देखेंगे तो ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट या नमकीन या और चावल का, दाल का, इस तरह के बहुत सारे यूनिट हैं, और आगे आ भी रहे हैं। उपजों पर आधारित जो उद्यम उसका है, कारण भी है कि हाँ बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग। उसका कारण क्या है कि उसके निर्यात भी होने लगे हैं भारत सरकार के सहयोग से। आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे मटर है, टमाटर है, आम है, इस तरह के आइटम जो है सीधे भी निर्यात होने लगे हैं। प्रोडक्ट तो बनाना अलग चीज़ है। ठीक है सिंह साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और वाराणसी परिक्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों, निवेश की संभावनाओं और रोजगार के नए अवसरों के बारे में बातचीत की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।